जैसा कि आपको पता ही होगा कि ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच जो जंग चल रही थी उसके सीज फायर का ऐलान कर दिया था। वो अलग बात है कि इसके बाद भी दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया, मगर एट द एंड इजराइल ने सीज फायर के लिए तैयार हो गया है और अभी जो करंट सिचुएशन है दोनों के बीच जंग बंद हो चुकी है। अब मैंने ईरान और इजराइल के बीच जो वॉर चल रही थी उसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई, जिसमें मैंने हालात को एनालाइज करके जो जो प्रेडिक्शन की वो सारी सही साबित हुई। और ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी बात हवा में की थी, सारी प्रेडिक्शन का लॉजिकली प्रूफ दिया था। इसके बावजूद कमेंट में अंधभक्त आकर कहते थे कि तू मुसलमान है इसलिए ईरान का सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा कुछ समझदार लोग भी थे जिनका मानना था कि ईरान अमेरिका से कहां जीत पाएगा। इन सारी ही बातों पर वीडियो में आगे जरूर बात करेंगे, मगर उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। देखो, इस वॉर को इजराइल और अमेरिका ने शुरू किया था और उनका मकसद था कि ईरान में रिजीम चेंज कर दी जाए और उनका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया जाए। और इजराइल तभी वॉर जीता जब वो अपने मकसद को पूरा कर पाता, जबकि ईरान तब जीतता जब वो इजराइल को ये सब करने नहीं देता। तो अभी सीज फायर हो जाने के बाद मामला क्या है? क्या इजराइल ने ईरान में रिजीम चेंज कर दिया? अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया? तो आपको भी पता होगा कि इजराइल और अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ईरान जीत गया है। देखो, ये बात सही है कि इजराइल ने ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। इनफैक्ट इजराइल ने ईरान में एक इजराइल बना दिया था। ईरान का एयर स्पेस पूरी तरह इजराइल के कंट्रोल में था। उसके जासूस ईरान में मौजूद थे और वो जब चाहता किसी भी लीडर को टारगेट कर देता। मगर इसके बावजूद ईरान का सर्वाइव करना ही उसकी जीत है। इतनी पाबंदी के बाद भी ईरान ऐसी मिसाइलें बना देता है जो इजराइल के अंदर जाकर गिरती हैं और तबाही भी मचाती हैं और इजराइल का जो नाकाबिले तस्कीर स्टेटस था उसे भी खत्म करती हैं। तो यही तो ईरान की जीत है। और जो लोग ये कहते थे कि अमेरिका सुपर पावर है, ईरान को उससे डील कर लेनी चाहिए, उससे नहीं लड़ना चाहिए, वो हारेगा ही। तो देखो, वॉर में सिर्फ ताकत ही मायने नहीं रखती है, बहुत सारी चीजें एक वॉर पर इफेक्ट करती हैं, जैसे ज्योग्राफी और वहां के हालात क्या हैं। ऐसे में अमेरिका का 7 समंदर पार आकर किसी भी मुल्क को तबाह कर देना इतना आसान नहीं है। देखो, अमेरिका के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो ईरान में रिजीम चेंज कर देता या तो वो ईरान पर इतना ज्यादा बॉम्ब गिरा देता कि सब कुछ खत्म हो जाता, जैसा उसने इराक और सीरिया में किया था। अब रिजीम चेंज करने के लिए उसे ग्राउंड पर उतरना पड़ता, जो उसने वियतनाम और अफगानिस्तान में करके हार चुका है। और वैसे भी ईरान की आर्मी काफी ज्यादा ट्रेंड है, वो लोग तालिबान की तरह बिल्कुल भी नहीं है। और ईरान भी 3 तरफ से पहाड़ों से ही घिरा हुआ है। ऐसे में अमेरिका का ग्राउंड पर उतरकर ईरान की करंट गवर्नमेंट से लड़ना और फिर उन्हें हरा देना इतना भी आसान काम नहीं था। अब दूसरा ऑप्शन ये था कि वो ईरान में बहुत ज्यादा बॉम्बिंग कर देता, जैसे उसने सीरिया और इराक में की। मगर यहाँ दिक्कत ये आती कि इराक, सीरिया और लीबिया में जो हालात थे, वहाँ की आवाम उस वक्त के हुक्मरान से काफी ज्यादा नाराज थी, जिस वजह से अमेरिका इराक, सीरिया, लीबिया में अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर पाया। मगर ईरान में ऐसा करना पॉसिबल इसलिए नहीं था कि लोग आयतुल्ला खामनेई के साथ खड़े थे। इसके अलावा अमेरिका अगर इस जंग में डायरेक्ट कूदता तो उसे एक सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता, वो थी अमेरिका की आवाम जो वॉर लड़ लड़कर थक चुकी है। अब देखो, ये कितना हैरान कुन है कि हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर हो रहा हो और लोग आकर गवर्नमेंट से ऐसा ना करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, मगर अमेरिका में लोग दूसरे मुल्कों की जंगें लड़कर इतना ज्यादा थक चुके हैं कि अब वो नहीं चाहते कि अमेरिका 7 समंदर पार जाकर अपनी अलायंस की जंग को अपना बनाकर लड़े। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इस जंग में नहीं कूदा। और लास्ट वीडियो में मैंने वही बताया कि लोगों के प्रोटेस्ट करने के बाद ट्रंप ने ईरान पर अटैक करने के बावजूद कैसे यू टर्न ले लिया। खैर, इस जंग का जो रिजल्ट निकल कर आया है उसके बाद इजराइल को इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखो, अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल की गलत हरकतों पर भी इसका सपोर्ट करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि इजराइल कुछ भी कर रहा हो, मगर खित्ते में सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क तो वही है। और इजराइल ने भी अपनी इमेज इसी तरह बनाकर रखी थी कि उसने कई बार अरब कंट्रीज को हराया था, जिस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल पर अंधा भरोसा करते थे कि मिडिल ईस्ट में जो उनका अलायंस है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, ऐसे में हम पर कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले वो खुद ही निपट लेगा। मगर इस वॉर के बाद इजराइल का भरम टूट गया है और अब वेस्टर्न कंट्रीज भी ये सोचने पर मजबूर होंगी कि इजराइल इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं है कि उसे कोई ना हरा पाए। सो अब इन्हें दूसरे मुल्कों की तरफ भी देखना पड़ेगा। इस तरह इजराइल जो अब तक गाजा और वेस्ट बैंक में अपनी मनमानियां करता था, उस पर वेस्टर्न कंट्रीज का पॉइंट ऑफ व्यू अब इस वॉर के बाद बदला हुआ आप देखेंगे। मगर इससे भी बड़ा झटका इजराइल को ये लगा है कि अमेरिकन गवर्नमेंट पर जो इजरायली लॉबी की पकड़ थी अब वो ढीली पड़ रही है। आपने तो ये देखा ही होगा कि जो वॉर चल रही थी इसमें इजराइल पूरी कोशिश कर रहा था कि अमेरिका पूरी ताकत से इस वॉर में कूद पड़े। इसीलिए ट्रंप के सीज फायर के बाद भी इजराइल लगा हुआ था कि वॉर चलती रहे। आप देखेंगे कि ट्रंप डांटते हुए अंदाज में अपने ट्वीट में इजराइल को रोक रहे थे। ये इस बात का सबूत है कि इजरायली लॉबी की जो पकड़ अमेरिकन गवर्नमेंट पर थी वो ढीली हो रही है। और ये सब बहुत हद तक अमेरिकन अवाम के प्रेशर डालने की वजह से पॉसिबल हो सका है। और मुझे इजराइल के अंदर से सबसे बड़ी न्यूज ये आती नजर आ रही है कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट किसी भी वक्त गिर सकती है, अगर तो वो अब कहीं वॉर नहीं स्टार्ट करता है तो। और हाँ, एक दिक्कत हमारे देश के अंधभक्तों को भी होने वाली है, क्योंकि इस वॉर के बाद वो लोग जो इजरायली ताकत के कसीदे पढ़ते थे अब नहीं पढ़ पाएंगे। वीडियो बनाकर जो बताते थे कि
इसराइल 6 दिन में वॉर जीत गया, इसराइल का डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि उस पर कोई अटैक ही नहीं कर सकता है। अब इस वॉर के बाद ये लोग ये सब कैसे बता पाएंगे? इसके अलावा जो आखिरी बात मुझे करनी है वो है अंधभक्त का एक कमेंट, जिसमें वो कह रहा था कि तुम मुसलमान कितने बुरे हो, जब फलस्तीन और गाजा में लोग मरते हैं तब तो तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हो कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, मगर जब इजराइल में लोग मर रहे हैं तो तुम लोग खुशियां मना रहे हो। आम नागरिक किसी भी वॉर में मरे ये तो गलत होता है ना। पहले तो मैं इस कमेंट पर यह कहना चाहूंगा कि अंधभक्त के मुंह से इंसानियत की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, मगर मैंने देखा कि बहुत से लोगों का ये कंसर्न था कि आखिर इजराइल की मुसीबत पे मुसलमान खुश क्यों हो रहे हैं। तो देखो, जो इजराइल में लोग मर रहे हैं ये वही लोग हैं जो गाजा में हो रही जेनोसाइड को देखने के लिए पिकनिक के तौर पर जाते थे और दूर से गाजा पर गिर रहे बमों को देखकर ये लोग खुशियां मनाते थे। सोशल मीडिया पर आकर ये लोग गाजा में मर रहे लोगों का मजाक उड़ाते थे। इसके अलावा ये लोग वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों का घर जानबूझकर छीन लेते हैं और वहां रहने लगते हैं, और ये सब कुछ वहां की गवर्नमेंट यानी नेतन्याहू नहीं करता है, बल्कि वहां पर रहने वाली आवाम खुद ही कर लेती है। You in the IDF? Yes. Do you plan on killing kids in the future, Palestinian kids? I want to bomb Gaza. I don't care about the kids. I don't care about the civilians. I don't care about them. और ये तो सिर्फ कुछ बातें हैं जो मैंने शॉर्ट में आपको बता दी है। इनके गुनाह तो इतने हैं कि कई घंटों की वीडियो बन सकती है।